कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैलोरी है और वो अपनी गाड़ी चला रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मूवी के स्टोरी के मुताबिक एक हफ्ते के बाद उसकी शादी है, इसीलिए वो शहर से बाहर जा रही है ताकि शादी की तैयारियों के लिए अपने बहन के घर पहुँच सके। मैलोरी ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगती क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स है। रास्ते में वो अपनी बहन एला के साथ वीडियो चैट करती है। एला बताती है कि उसने अभी तक अपनी प्लेन टिकट नहीं खरीदी क्योंकि वो ये चाहती है कि मैलोरी पहले इस बात का यकीन करे कि वो वाकई अपने फैसले से खुश है। मैलोरी झूठी खुशी की आवाज में उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो खुश है और फिर कॉल कट कर देती है। यहाँ ये नहीं बताया जाता है कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो अकेले रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए गहरी सोच में डूबी होती है और फिर मेन रोड से एक सर्विस रोड पर मुड़ जाती है और वो सर्विस लेन ले लेती है क्योंकि उसका इरादा है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट ले और उसकी मंजिल डेनवर है। लेकिन उसका सफर रुकावट का शिकार हो जाता है जब उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और यहाँ से उसकी जिंदगी। फिर वो गाड़ी के इंजन को चेक करने जाती है और उसे स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। मैलोरी अब पूरी तरह से सुनसान इलाके में अकेली रह जाती है और उसके पास कोई सिग्नल भी नहीं है, यानी कि वो मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। काफी वक्त अपनी गाड़ी में गुजारने के बाद जब वो एक सोडा कैन खोलने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो गाड़ी के पीछे अपने कपड़े बदलती है और इसी दौरान अचानक किसी की आवाज से वो चौंक जाती है। वो एक लड़का होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या हुआ है और उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वो फंस चुकी है और फौरन उसकी गाड़ी चेक करने लगता है। मैलोरी की खुशकिस्मती ये है कि वो आदमी जानता है कि उसे क्या करना है और काफी तरीके आजमाने के बाद आखिर वो कामयाबी से गाड़ी ठीक कर लेता है। मैलोरी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टन इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया ही मेरे लिए काफी है। फिर मैलोरी अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी चलाती है तो उसे ख्याल आता है कि वो आदमी तो पैदल था और उसने उसकी गाड़ी भी ठीक की, तो कम से कम वो इतना तो कर सकती है कि उसे लिफ्ट ऑफर करे। वो उसे गाड़ी में बिठा लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टन बहुत बातूनी है और कोशिश करता है कि वो मैलोरी के साथ बातचीत करे। वो अपनी बातों से मैलोरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है। अचानक उसका रवैया अजीब सा होता जाता है और वो कहता है कि किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आई है और ये सब कुछ इसी तरह होना था। मैलोरी को जल्द ही पता चलता है कि ये आदमी बहुत बदतमीज है क्योंकि वो मैलोरी से बहुत गैर मुनासिब बातें करने लगता है। जब मैलोरी उसकी बातों से तंग आ जाती है तो वो गाड़ी रोक देती है और उसे कहती है कि वो बाहर निकले। लेकिन क्रिस्टन ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से बात माने और वो इसीलिए गाड़ी में सवार नहीं हुआ कि इतनी आसानी से चला जाएगा। अचानक वो चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे चाकू से मार देगा। अब मैलोरी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो गाड़ी चलाती रहे। जब वो अपनी जान बचाने और इस बदतमीज आदमी से छुटकारा पाने का तरीका सोचती है तो उसे एहसास होता है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। फिर वो जितनी तेज हो सके गाड़ी को भगाती है और एक मुड़ने वाली जगह के करीब गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। अब ये गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और अगली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि मैलोरी अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसका पैर सीट में फंस गया है और वो हिल नहीं पा रही। अब जबकि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसीलिए वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो जख्मी तो होता है लेकिन मैलोरी के मुकाबले में उतना ज्यादा नहीं, बल्कि रियलिटी में वो इस वक्त मैलोरी से काफी बेहतर हालत में है। तभी मैलोरी को उसका चाकू नजर आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक क्रिस्टन होश में आ जाता है और मैलोरी की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी वो चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे छुपा लेती है। क्रिस्टन को ये देखकर पता चलता है कि मैलोरी का एक पाँव फंस गया है। फिर वो उसे कहता है कि खुद ही यहाँ से निकल जाओ। उस बेचारी लड़की को गाड़ी में उल्टा लटकता छोड़कर वो चला जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। मैलोरी के पास उसको मदद के लिए पुकारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता और हम देखते हैं कि जहाँ वो फंसी हुई है उसके करीब एक दरिया है। अब रात गहरी हो जाती है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो लंबे वक्त तक उसी हालत में पड़ी रहती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है ठंड बढ़ जाती है और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है और गाड़ी में अपने कुछ कपड़े देखती है और किसी तरह उन कपड़ों को पहनने में कामयाब हो जाती है। उसकी खुशकिस्मती से गाड़ी की कुछ बैटरी अभी भी बाकी है तो वो हीटर चला देती है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ सर्दी ही उसका एक मसला नहीं है। वो ऐसी जगह फंस गई है जो एक जंगल के करीब है और उसके आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हैं। इसीलिए वो फौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देती है ताकि जानवरों को डरा सके और ये तरीका काफी मददगार साबित होता है। चमत्कार की बात यह है कि वो किसी तरह खून जमाने वाले इस रात को गुजारने में कामयाब हो जाती है और बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रही होती है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम पानी बचा है और खाने को भी कुछ नहीं है। ये वाला पूरा दिन भी गुजर जाता है और कोई भी उस बेचारी लड़की की मदद के लिए नहीं आता। वो अभी तक अपनी गाड़ी में उल्टी लटकी हुई होती है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है और वो अभी भी वहीं पड़ी होती है।
वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे उम्मीद का एक भी धीमा सा निशान भी नहीं मिलता। मैलोरी अब बहुत खराब हालत में होती है और मजीद बदकिस्मती ये कि क्रिस्टन फिर से वहाँ आ जाता है जो बहुत खुश और हेल्दी नजर आ रहा होता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है और उसे ये मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि वो मैलोरी की तकलीफ का हर लम्हा एंजॉय कर रहा है। वो वापस आकर उसे जहनी अजियत देने लगता है और उसके सामने खाने पीने लगता है। फिर वो बदतमीज आदमी दोबारा मैलोरी से कहता है कि किस्मत कितनी अजीब चीज है। क्रिस्टन वहाँ बैठकर मैलोरी की तकलीफ और अजियत का मजा लेते हुए उसे बताता है कि उसने वहाँ एक कैबिन देखा है। वो कहता है कि अभी वो कैबिन खाली है मगर उसे लगता है कि वहाँ एक फैमिली रहती है और वो घर पर नहीं है। क्रिस्टन ये भी देखता है कि मैलोरी अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि शायद वो अगली रात तक जिंदा न रह सके। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जबकि मैलोरी उसके पीछे चीखती है और मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। अब तीसरी रात आती है और बाहर काफी अंधेरा होता है। मैलोरी की खुशकिस्मती से उसको अपनी गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है। वो कुछ सामान जलाने की कोशिश करती है ताकि इस सर्द रात में उसे कुछ रोशनी और शायद गर्मी मिल सके। फिर वो सो जाती है लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं सो पाती। वो चूहों की एक फौज की वजह से जाग जाती है जो उसके जिस्म के साथ खेल रहे होते हैं। मैलोरी अब इन सब से तंग आ चुकी होती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से एक चूहे को मार डालती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैलोरी को ये महसूस होता है कि चूहों का आना इतना बुरा नहीं था क्योंकि कम से कम उसे खाने के लिए कुछ मिल गया जबकि वो भूख की वजह से मर सकती थी। इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो एक मुर्दा चूहा खा ले। अगली सुबह मैलोरी जाग जाती है जब उसका फोन बजता है। ये उसके मौजूदा हालत में सबसे बेहतर चीज होती है और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो बचने की उम्मीद होती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कॉल कर पाती क्रिस्टन दोबारा आ जाता है। जैसे ही मैलोरी उसे देखती है वो फौरन अपना फोन छुपा लेती है। क्रिस्टन दोबारा मैलोरी को उस कैबिन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो फैमिली जो वहाँ रहती थी अब वापस आ चुकी है। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसने उन्हें उन्हीं के कैबिन में बंद कर दिया है और कहता है कि अब मैलोरी को उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो मैलोरी की मदद करने वाला है ताकि वो वहाँ से निकल सके। सबसे पहले क्रीन उसका मोबाइल फोन छीन लेता है जब उसे ये पता चलता है कि मैलोरी उससे फोन छुपा रही थी। फिर वो उसे एक आरी दे देता है। शुरू में मैलोरी उससे कहती है कि वो आरी से दरवाजा नहीं काट सकती और क्रिस्टन कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैलोरी आरी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे बल्कि वो ये चाहता है कि वो इस आरी से अपना पाँव काटकर खुद को आजाद करे। वो कहता है कि उसके पास अब एक ही रास्ता है और अगर वो जल्दी से कुछ नहीं करेगी तो यहाँ मर सकती है। फिर वो दोबारा उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वो आरी अब मैलोरी के हाथ में है और क्रिस्टन ने जो उसे करने को कहा था वो उस पर सोचती है लेकिन आखिर वो गुस्से और मायूसी से चीख उठती है और आरी फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और मैलोरी को प्यास लगने लगती है क्योंकि उसे पानी पिए हुए अब काफी वक्त गुजर चुका है। लेकिन उसकी खुशकिस्मती से वहाँ बारिश होने लगती है जो काफी तेज होने लगती है, इसीलिए अब उसे प्यास से मरने का कोई खतरा नहीं होता। जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें सैलाब में डूब रही है और लोग छोटे रास्तों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बड़ी सड़कें सैलाब की वजह से बंद हो गई है। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकती है लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके भयानक ख्वाब क्रिस्टन की होती है। जैसे ही वो गाड़ी रोक कर आता है मैलोरी एक प्लान सोचती है। वो उस मुर्दा चूहे का खून अपने पाँव पर लगाती है और मरने का बहाना करती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो अपने पैर को काटते हुए मर गई हो। क्रिस्टन अपने टॉर्च के साथ उसके करीब आकर उसे चेक करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो करीब आता है मैलोरी उसे चाकू मार देती है और उसके गाड़ी की चाबियां चुरा लेती है और फौरन उसकी गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद वो चाबियां अंधेरे में फेंक देती है ताकि वो उन्हें कहीं ना ढूंढ सके। अब जो प्लान उसके माइंड में है वो ये है कि शायद कोई वहाँ से गुजरे और उसकी गाड़ी को वहाँ रुकी हुई देखे। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आती है और ये एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। जैसे ही ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है मैलोरी चीखना शुरू कर देती है ताकि पुलिस वाले उसकी तरफ ध्यान दे सके। लेकिन तूफान की आवाज इतनी तेज होती है कि मैलोरी की आवाज आसमानी गरज में दब कर रह जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टन मुसलसल एक बेगुनाह आदमी बनने का ड्रामा करता है जो तूफान में जख्मी हो गया था और पुलिस वालों से कहता है कि वो उसे करीब के कैबिन तक ले जाए। आखिर पुलिस वाला मैलोरी की आवाज सुनता है और चेक करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस्टन किसी तरह उसे इस बात का यकीन दिला देता है कि तूफान काफी खतरनाक होता जा रहा है, इसीलिए उन्हें जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहिए। मैलोरी बार बार चीखती रहती है मगर अब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। कुछ देर बाद तूफान काफी तेज हो जाता है और पानी की तेज लहरें उसकी गाड़ी को करीब के दरिया की तरफ खींचने लगती है। अब मैलोरी को ये एहसास होने लगता है कि अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो वो बच नहीं पाएगी। अब वो उस बारे में सोचना शुरू कर देती है जो क्रिस्टन ने उसे करने को कहा था। पानी का लेवल बढ़ने लगता है जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर वो अपना पैर काटने की कोशिश करती है लेकिन वो मुश्किल से कुछ हल्के कट ही लगा पाती है। सैलाब की वजह से उसकी गाड़ी हरकत करना शुरू कर देती है और खुशकिस्मती से जब वो गाड़ी दरिया में गिर जाती है तो गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और उसका पैर भी निकल जाता है।
वो बहुत मुश्किल से दरिया में तैरती हुई पानी से बाहर निकल आती है। अब उसे फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है और इसके अलावा वो इस जगह से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहती है। वो अपनी चोटों की वजह से चल नहीं पाती, इसीलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर चलने की कोशिश करती है। दरिया से थोड़ा दूर ही उसे एक कैबिन नजर आता है और अंदर से किसी की आवाज आती है जो चीख रहा होता है। ये आवाज सुनकर मैलरी फौरन उनकी तरफ बढ़ती है। अब जैसे ही वो करीब पहुंचती है तो वो जिस लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए थी वो जमीन में लगे एक बेयर ट्रैम्प में फंस जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो ट्रैम्प से बच जाती है और दोबारा चलना शुरू कर देती है। इसी समय मैलरी को क्रिस्टन की बात याद आती है जो उसने कैबिन के बारे में की थी। अब मैलरी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टन शायद इसी कैबिन में होगा और ये बात दिमाग में रखते हुए वो कैबिन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देती है। यहाँ मैलरी देखती है कि क्रिस्टन उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा है जिसने पहले उसकी मदद की थी और उसने वहाँ एक लड़की को भी बांध रखा है। जब वो धीरे धीरे कैबिन के अंदर कदम रखती है तो वो देखती है कि क्रिस्टन ने उस फैमिली को भी मार दिया है और फिर वो पुलिस वाले की गन उठा लेती है, जिसके बाद वो चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और लड़की को आजाद करने की कोशिश करती है, जबकि क्रिस्टन पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए होता है और अपना अगला शैतानी प्लान बना रहा होता है। कुछ ही देर बाद मैलरी क्रिस्टन के कदमों की आवाज सुनती है जो करीब आ रहे होते हैं और वो फौरन छुप जाती है, लेकिन ठीक उसी समय वो पागल आदमी भी आ जाता है। मैलरी गन उसकी तरफ करती है और कहती है कि अगर वो हिला तो वो उसे गोली मार देगी, लेकिन क्रिस्टन मैलरी पर हमला कर देता है। इस दौरान मैलरी दूसरी लड़की से कहती है कि वो जल्दी से भाग जाए। वो क्रिस्टन के साथ मुकाबला करती है और कुछ ही देर बाद वो उससे बच निकलने में कामयाब हो जाती है। जब क्रिस्टन कमरे में आकर उसे ढूंढता है तो मैलरी वहाँ नहीं होती। तभी अचानक मैलरी पीछे से हमला करती है और उसे दूसरी मंजिल की बालकनी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। क्रिस्टन गिर जाता है और उसका पैर एक बेयर ट्रैम्प में फंसकर कुचल जाता है। फिर मैलरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और क्रिस्टन को उसका चाकू दे देती है। वो क्रिस्टन से कहती है कि वो उसे वही मौका दे रही है जो उसने इसे दिया था। फिर मैलरी किस्मत के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो सही कह रहा था, शायद ये सब कुछ ऐसा ही होना था। अब कहानी के खत्म होने से पहले क्रिस्टन अपनी चोट से तड़प रहा होता है और मैलरी की कई हुई बातों पर सोच रहा होता है। फिर मैलरी और वो लड़की सड़क पर चलते हुए मदद की तलाश में निकल पड़ती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने की कोशिश जरूर करना।